राधे राधे डियर स्टूडेंट, जय श्री कृष्णा। दोस्तों, हम इस चैप्टर को पढ़ा रहे थे, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये जो है चैप्टर एक ऑटोबायोग्राफी है। क्या है? ऑटोबायोग्राफी। और किसकी ऑटोबायोग्राफी है? नेल्सन मंडेला साहब की। तो थोड़ा सा हम बता ही दिए थे आप लोगों को। अब जो पैराग्राफ हम शुरू करने जा रहे हैं, द डे वाज सिंबलाइज्ड डैश डैश, इसमें दो पैराग्राफ हम आपको पढ़ाएंगे। लास्ट लाइन देख लीजिएगा, द प्यूरेस्ट डायमंड्स। तो सबसे पहले बुक्स में आप इस पैराग्राफ को देखिए, यहां से हम शुरू कर रहे हैं। द डे वाज सिंबलाइज्ड, जब इस बुक्स में आप देखेंगे इस पैराग्राफ से जहां से हम शुरू कर रहे हैं, तब तो आप उसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा डियर स्टूडेंट। और इसके पहले हमने बताया था कि 10 मई 1994 को जब आज़ादी मिली, किसको? दक्षिण अफ्रीका में, तो नेल्सन मंडेला साहब जो है पूरा ऑर्गेनाइजेशन करा रहे थे और बहुत 140 देश के से अधिक जो सम्मानित नेता थे वो सब जो है आए हुए थे। वो सब लोग जो है वहाँ आमंत्रित थे, उन लोगों को बुलाया गया था और वो जो है समारोह में भाग ले रहे थे। तो पूरी कहानी थोड़ा सा तो आप पहले का जानते ही हैं। अब जो है हम इस पैराग्राफ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप इस पैराग्राफ को देखेंगे तो ये कहानी और ये ऑटोबायोग्राफी आपको और समझ में आएगी। कहानी नहीं है, ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा। आत्मकथा का मतलब भी क्या होता है? उन्होंने खुद अपने बारे में लिखा है कि कैसे जो है इतने संघर्षों के बाद उन्हें आज़ादी मिली और उसको कितना सेलिब्रेट कर रहे थे, कितनी खुशियाँ मना रहे थे उसके लिए। तो हम शुरू कर रहे हैं माय डियर। उम्मीद करते हैं कि आप बुक्स में इस पैराग्राफ को देखेंगे। कौन सा? द डे वाज सिंबलाइज्ड डैश, फिर नेक्स्ट जो है दूसरा इसमें पैराग्राफ है द प्यूरिएस्ट डायमंड्स। यहाँ तक आपको देखना है बस। ये हमने एक लाइन लिख दिया है। जब हम इस शुरू करेंगे तो आप इसको देखेंगे, जब ये बुक्स की हेल्प से आप देखेंगे तो आपके लिए तब आपको समझ थोड़ा आसानी होगा समझने में। चलिए हम स्टार्ट करते हैं माय डियर। द डे वाज सिंबलाइज्ड फॉर मी। मी का मतलब होता है नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला साहब के लिए ये जो दिन था, कौन सा दिन? 10 मई 1994 का, बहुत ही सिंबलाइज्ड था, बहुत ही प्रतीक था। क्यों था? क्योंकि उसी दिन साउथ अफ्रीका को फ्रीडम मिली थी, आज़ादी मिली थी। जैसे हमारे देश को जैसे 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिली, उसी तरह से 10 मई 1994 को उनको मिली आज़ादी। किसको? साउथ अफ्रीका को। और द डे वॉज सिंबलाइज्ड फॉर मी बाय द प्लेइंग ऑफ अवर 2 नेशनल एंथम। उस दिन जो है 2 नेशनल एंथम जो है बजने वाले थे। 2 राष्ट्रगान बजाने का प्रोग्राम था कि 2 राष्ट्रगान बजाए जाएंगे। तो 2 राष्ट्रगान, देखिए हमारे 2 राष्ट्रगान बजाने का, और एक आगे जब पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, थोड़ा सा हम इसको इसलिए लिख देंगे, थोड़ी ये लाइन टफ है इसलिए हमने पहले से लिख दिया। फॉर मी द प्लेइंग ऑफ आवर 2 नेशनल एंथम एंड विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी सिकेली आई अफ्रीका एंड ब्लैक सिंगिंग डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक। कह रहा 2 राष्ट्रगान बजाने का प्रोग्राम उस समय बना था। एक था 2 राष्ट्रगान बजाने का, और एक स्वप्न की श्वेत नया राष्ट्रगान। श्वेत मतलब जो अंग्रेज थे, श्वेत नया राष्ट्रगान कांसी सिकेले आई अफ्रीका। ये राष्ट्रगान की बोल है। जैसे हम नेशनल एंथम गाते हैं ना, जनगण मन अधिनायक जय हे, तो उसी तरह से ये जो है वहां के राष्ट्रगान का एक बोल थी, ये शुरुआत थी। कांसी सी के लेल आई अफ्रीका, एक राष्ट्रगान था। दूसरा राष्ट्रगान अश्वेत के लिए यानी ब्लैक के लिए था, ब्लैक पीपुल के लिए, वहां के जो मूल निवासी थे, साउथ अफ्रीका के जो मूल निवासी थे उनके लिए था। उनका राष्ट्रगान क्या था? उस गणतंत्र का पुराना राष्ट्रगान डाई स्टेम गाएं, डाई स्टेम। ये 2 राष्ट्रगान थे। ये पहला यहां से यहां तक, और ये दूसरा, ये 2 राष्ट्रगान दोनों को गाना था, क्योंकि आज़ादी बहुत ही उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण थी। लिबर्टी भाई किसी के लिए भी महत्वपूर्ण होती है। विजन ऑफ वाइट सिंगिंग निकोसी डाई स्टेम द ओल्ड एंथम ऑफ द रिपब्लिक, ऑल्दो दैट डे नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स ऑफ द एंथम दे वंस डिस्पाइस्ड। लेकिन उस दिन, उस समझ लीजिए कि कोई जो है उस यद्यपि दैट डे नेदर ग्रुप, कोई भी ग्रुप, नेदर ग्रुप न्यू द लिरिक्स मतलब लय होती है,
कोई भी ग्रुप जो है लय नहीं जानता था कि किस तरीके से गाया जाए। जैसे हम लोग राष्ट्रगान गाते हैं और राष्ट्रगीत गाते हैं तो लय होती है ना एक, तो और सावधान की मुद्रा में गाते हैं, तो कोई जानता नहीं था लिरिक्स ऑफ द एंथम ऑफ द रिपब्लिक ऑल्दो दैट दे नेदर ग्रुप न्यू। कोई भी ग्रुप, जितना भी लोग वहाँ इकट्ठा थे, मतलब कोई गाना भी नहीं जानता था, उस मतलब लय को नहीं जानता था, किस लय में गाना है। ऑफ द एंथम, जो राष्ट्रगान था उनका। दे वंस डिस्पाइज्ड, बिल्कुल निम्न स्तर का। डिस्पाइज्ड मतलब क्या होगा? निम्न स्तर का समझना, यानी राष्ट्रगान को भी वो नहीं समझ पा रहे थे। दे वुड सून नो द वर्ड्स बाई हार्ट। नो द वर्ड्स बाई हार्ट मतलब बिल्कुल उनको याद था कि चलिए ये शब्द हम लोग अभी तो नहीं गा पा रहे हैं, लेकिन दे वुड सून नो द वर्ड बाई हार्ट, हृदय से उसको सीख लेंगे। मतलब वो उम्मीद करते थे कि हृदय से उसको सीख लेंगे, लेकिन उस समय वो लोग गा नहीं पा रहे थे। कौन सा? मतलब उसके जो लिरिक थी, उसकी जो लय थी, ये राष्ट्रगान का और इस राष्ट्रगान का डाइस्टेम में, इन दोनों का जो लय नहीं मालूम था। तो वो लेकिन ये उम्मीद करते थे कि हम सीख लेंगे भैया, जल्दी से सीख लेंगे और हृदय से सीख लेंगे। बिल्कुल उनको ये उम्मीद थी, जिससे वो कभी करा कि दे वंस डिस्पाइड, कभी उस राष्ट्रगान से घृणा भी करते थे, क्योंकि भाई वो राष्ट्रगान उनका था नहीं। तो कभी डिस्पाइज मतलब वो हेट करते थे, निम्न स्तर का समझते थे। दे वुड सून द वर्ड्स बाई हार्ट, लेकिन अब चूंकि आज़ादी मिल गई है तो अब उसको जो है जल्दी से सीख लेंगे, इस तरह की विचारधारा उन लोगों के अंदर आ रही थी। थोड़ा सा अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए माय डियर। मैं उम्मीद करता हूं कि इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन I was overwhelmed with the sense of history। इतिहास के सेंस से, ऐतिहासिक सेंस से, इतिहास की जो अनुभूति थी उससे मैं जो है ओवरहेल्म्ड था। ओवरहेल्म्ड का मतलब होता है अभिभूत हो जाना। ओवरहेल्म्ड का मतलब ओवरहेल्म्ड, HELMED, ओवरहेल्म्ड। देखिए लिखा हुआ है WERWH है, हाँ ठीक है। ओवरहेल्म्ड, अभिभूत होना, अभिभूत होना मतलब बहुत ही प्रसन्न होना। अभिभूत होने का मतलब बहुत ही प्रसन्न होना, बहुत ही प्रसन्नचित्त थे। कह रहा है ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशन। इनॉग्रेशन का मतलब क्या होता है? बिल्कुल समारोह। इनॉग्रेशन मतलब जो हम समारोह मनाते हैं उसे इनॉग्रेशन करते हैं। जैसे इनॉग्रेशन में शादी का सालगिरह होती है तो वो भी इनॉग्रेशन है। कोई भी कार्यक्रम करते हैं इनॉग्रेशन, उद्घाटन करते हैं, उसको इनॉग्रेशन कहते हैं। तो कह रहा है कि किसी चीज़ का हम शुरुआत कर रहे हैं, उद्घाटन कर रहे हैं तो इनॉग्रेशन कहते हैं। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरहेल्म्ड, चूँकि नए राष्ट्र का निर्माण था भाई, वो आज़ादी का वो जो मिलने जा रही थी, आज़ादी वाला देश हमको मिलने जा रहा था, क्योंकि इसके पहले तो हम गुलाम थे। ये साउथ अफ्रीका के बारे में है, ऐसा नहीं सोचिए कि हमारे देश के बारे में है। ऑन द डे ऑफ द इनॉग्रेशन आई वॉज ओवरहेल्म्ड, उद्घाटन के दिन, समारोह के दिन, कार्यक्रम के दिन मैं बहुत ही अभिभूत था। विद द सेंस ऑफ हिस्ट्री, इतिहास की बातों से सीख करके, इतिहास से जो हमको शिक्षा मिली थी, इतिहास से जो सेंस मिला था, इतिहास की जो बिल्कुल हम जिस सेंस, इतिहास के सेंस से, उससे जो अनुभूति हुई थी, सेंस मतलब यहाँ पर अनुभूति होगा, ऐतिहासिक अनुभूति से जो मैं अभिभूत था। ऐतिहासिक अनुभूति से मैं क्या था? अभिभूत था। सेंस मतलब अनुभूति, जो महसूस हुआ इतिहास में। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, इस लाइन का मतलब समझिए। इन द फर्स्ट मतलब प्रथम, डिकेड मतलब दशक होता है। डिकेड मीन्स दशक, डिकेड मीन्स दशक। 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में, हम लोग जो है 21वीं शताब्दी में है माय डियर, जान लीजिएगा। शताब्दी का भी मतलब आप समझते रहिए, हम लोग 21वीं शताब्दी में हैं। कह रहा है इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी। डिकेड मतलब दशक होता है, डिकेड मतलब दशक। 10 साल को डिकेड बोला जाता है, 10 साल को डिकेड बोलते हैं। 100 साल को सेंचुरी बोलते हैं, सेंचुरियन कह सकते हैं, सेंचुरी। तो कह रहा है कि 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में
अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर वार एंड बिफोर माई ओन बर्थ। बिल्कुल बीटर मतलब कुख्यात कह सकते हैं। ये 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक में क्या हुआ, डिकेड 20th सेंचुरी, अ फ्यू ईयर्स आफ्टर द बीटर एंग्लो बोर एंड बिफोर माई बर्थ, मेरे जन्म से पहले द व्हाइट स्किन्ड पीपुल ऑफ साउथ अफ्रीका पैस्ट अप दियर डिफरेंसेस। कह रहा एंग्लो बोर एक युद्ध का नाम है वहां का, कह रहा एंग्लो बोर वार मतलब युद्ध, एंग्लो बोर ये नाम है। एंड बिफोर माई ओन बर्थ, मेरे जन्म से पहले व्हाइट स्किन्ड यानी जो अंग्रेज लोग थे उन्होंने हमारे देश के साथ, पीपुल्स ऑफ साउथ अफ्रीका पैज्ड मतलब समझौता करना, पैज्ड मतलब समझौता करना, उन्होंने हमारे देश के साथ यानी गोरे ने कालों के साथ क्या किया, समझौता किया। किस तरह का समझौता किया, गोरों ने कालों के साथ समझौता किया। किस तरह का भाई, साउथ अफ्रीका पैच्ड अप दियर डिफरेंसेस एंड इरेक्टेड अ सिस्टम, और उन्हें इरेक्टेड मतलब खड़ा करना, सीधा करना, इरेक्टेड मतलब खड़ा करना या सीधा करना, तो उन्होंने एक नियम बना दिया, इरेक्टेड किया, सिस्टम ऑफ रेशियल डोमिनेशन, रेशियल मतलब जातिगत भेदभाव का एक भाव जो है, एक समझौता कर लिए कि तुम लोग जो है काले हो और हम लोग गोरे हैं, तो हम लोग जैसा कहेंगे वैसा तुम लोगों को करना पड़ेगा। इस तरह का समझौता हुआ, दोनों युद्ध हुए, युद्ध होने के बाद आपस में गोरे और कालों में इस तरह का समझौता हो गया। भाई सता रहे थे, तो आप देख ही रहे हैं कि अंग्रेज जो भारत में भी आए थे तो सता रहे थे। डोमिनेशन अगेंस्ट द डार्क स्किन्ड पीपुल, डार्क स्किन मतलब काले लोग, डार्क स्किन मतलब काले लोग, पीपुल्स ऑफ दियर ओन लैंड, अपने ही धरती पर सोच लीजिए कि अंग्रेज आए और हम ही से समझौता कर लिए कि जैसा हम लोग कहेंगे वैसा करना पड़ेगा, तुम लोग को उस तरीके से रहना पड़ेगा। तो वो समझौता करके जिंदगी जी रहे थे। वहां के लोग जो भी काले लोग थे, जो भी सांवले लोग थे, वहां के देश के जो निवासी थे, वो लोग समझौता करके रह रहे थे। किसके साथ, अंग्रेजों के साथ। इस तरह की बात इसमें लिख रहा है। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट का मतलब समझिए बिल्कुल सबसे कठोर। द स्ट्रक्चर, जो संरचना उन्होंने खड़ा किया, भाई कितनी बड़ी संरचना खड़ा किया कि हम भाई गोरे हैं तो हम जैसा कहेंगे वैसा तुमको करना पड़ेगा। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्सेस्ट का मतलब बिल्कुल कठिन, मोस्ट इनह्यूमन का मतलब बिल्कुल शैतान, बिल्कुल बदमाश, बिल्कुल मतलब परेशान करने वाला, मतलब जिसमें कहते हैं कि ह्यूमैनिटी नहीं हो, दयालुता ना हो, मानवता ना हो, उस तरह का उन्होंने सिस्टम बना दिया। भाई देख ही रहे हैं कि अंग्रेज जब आए थे तो कितना शासन करते थे और कितना सताते थे, मारते थे, पीटते थे। तो कह रहा है कि वहां पर भी दक्षिण अफ्रीका में बिल्कुल अधिकार बना लिए। द हार्सेस्ट सबसे कठोर, इम्पोलाइट मतलब निर्दयतापूर्वक, मोस्ट इनह्यूमन का मतलब बिल्कुल मतलब मानवता रही न जाए, निर्दयता रहे। सोसाइटीज द वर्ल्ड हैज एवर नोन, जिसको कि विश्व की पूरी सोसाइटी जानती थी, एवर नोन जानी है। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, ये तो प्रथम सेंचुरी की बात हुई, प्रथम दशक की बात हुई, 20वीं शताब्दी के प्रथम दशक की बात किया। अब देखिए क्या कह रहा है, नाउ इन द लास्ट डिकेड, जब 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, अंतिम दशक ऑफ द दशक, डिकेड का मतलब 10 साल होता है माय डियर, 20th सेंचुरी के अंतिम दशक में, ऑन माई ओन 8 डिकेड, 8 मतलब मेरे 8वें डिकेड पर, 8वें का मतलब कि एक डिकेड का मतलब 10 साल, तो 8 डिकेड का मतलब बताइए, अगर एक डिकेड का मतलब 10 साल हुआ तो 8 डिकेड का मतलब क्या होगा, 8 डिकेड का मतलब 8 डिकेड का मतलब 80 साल। मेरे 80वें साल के जन्म पर सोचिए, किसके, नेल्सन मंडेला साहब की ऑटोबायोग्राफी है, तो वो अपने जीवन के बारे में ही लिख रहे हैं, सब कहानी बता रहे हैं अपने बारे में। माई ओन 8 डिकेड एज ए मैन द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड, जब मेरी 80 साल की उम्र हुई, 8वें डिकेड में ये जितना सिस्टम बना हुआ था, जातिगत भेदभाव की, नस्लवाद की, रंग भेद की, ये सारे भेदभाव जो अंग्रेजों से दक्षिण अफ्रीका वालों का था, पूरा इन्होंने ओवरहैंड कर दिया। कह रहा है कि 20th सेंचुरी दैट 8 डिकेड
दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न। ओवरटर्न मतलब बिल्कुल उखाड़ के फेंक दिया सिस्टम को, क्या ना ऐसा नहीं चलेगा भाई, हम तुम्हारी गुलामी कितना दिन बर्दाश्त करेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। एंड माई ओन 8th डिकेड एज मैन, मेरा जो 8वां डिकेड हुआ, द सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस्ड बाई वन रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपुल। उसी समय से रिप्लेस भी हो गया, वो पूरा सिस्टम को बिल्कुल बदल गया, एंड फॉर एवर हमेशा के लिए रिप्लेस्ड हो गया। रिप्लेस मतलब बदल गया, उन्होंने बदल दिया। जैसे हमारे देश में जो है आज़ादी जब मिली तो गांधी जी उसके लिए जिम्मेदार हैं, और हमारे वीर भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, जितने भी नेता हैं, रानी लक्ष्मीबाई, इस सारे लोगों की वजह से जो है अंग्रेज की जड़ यहाँ से उखाड़ के फेंक दी गई। तो उसी तरह से उनके प्रयास से कह रहा 20th century and my own decade system had been overturned forever and replaced by one that recognized the right and freedom। और रिप्लेस हो गया, रिप्लेस मतलब चला गया, बदल दिया गया। वन दैट रिकॉग्नाइज्ड, रिकॉग्नाइज मतलब पहचान होती है, रिकॉग्नाइज द राइट्स, अब जो है रिकॉग्नाइज उनकी पहचान मिली, उन लोगों की अपनी पहचान हो गई। राइट्स मतलब अधिकार मिल गया, जीने का अधिकार मिल गया। फ्रीडम आज़ादी मिल गई, ऑफ ऑल पीपुल सभी को, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ दियर स्किन, मतलब अब कलर का भेदभाव नहीं रहा, मतलब स्किन का भेदभाव नहीं रहा, इस तरह का हो गया उनके साथ। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन, किसी तरह का ऐसा नहीं कि तुम काले हो भैया तो तुम्हारे साथ भेदभाव होगा। इन्होंने ऐसा किया, किसने? नेल्सन मंडेला साहब ने किया। जिस तरीके से हमारे देश में सुभाष चंद्र बोस हो गए, या वीर भगत सिंह हो गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई हो गई, गांधी जी हो गए, सभी लोगों ने मिल करके जो हमें आज़ादी दिलवाई है, उसी तरह से वहाँ पर इनका बड़ा योगदान रहा। उसके अलावा भी वहाँ रहे होंगे, ऐसी बात नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। तो ये पैराग्राफ माय डियर फिनिश हो गया। नेक्स्ट थोड़ा और देख लीजिए, एक पैराग्राफ आगे का। द डे हैड कम अबाउट द अनइमेजिनेबल सेक्रीफाइसेस। अब वो दिन आया, द डे हैड कम अबाउट थ्रू द अनइमेजिनेबल। अनइमेजिनेबल, अनइमेजिनेबल का मतलब होता है कल्पना करना, अनइमेजिनेबल मतलब अकल्पनीय, जिसको हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। इतना अच्छा दिन उन लोगों को देखने को मिला, कभी सोचे नहीं थे कितनी आज़ादी मिली भाई। 300 वर्ष जिसके अंदर गुलामी रहा हो और उसके बाद हम लोगों को आज़ादी मिली हो, तो वो सोच रहे हैं, कह रहे हैं अनइमेजिनेबल, जिसकी कल्पना नहीं कर सकते हैं। सेक्रीफाइस, सेक्रीफाइस का मतलब बलिदान होता है। सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। 1000 ऑफ माई पीपुल, हजारों मेरे देश के निवासी सेक्रीफाइस किए, बलिदान दिए। हु सफरिंग, सफरिंग मतलब कष्ट होगा यहाँ पर, SUFFERING, सफरिंग, सफरिंग मीन्स कष्ट, एंड करेज, उनके कष्ट और साहस, कैन नेवर बी काउंटेड, उनके कष्टों को और उनके साहस को कभी काउंट नहीं किया जा सकता, उनको गिना नहीं जा सकता है कि कितना वो साहसी थे और कितना सफ़र किए, कितना परेशानी झेल के ये आज़ादी हमको मिली है। हम लोग भी देख लीजिए, हम लोग भी जब आज़ाद हुए अंग्रेज़ों तो कितनी परेशानी से आज़ादी मिली है। आज तो हमको कुछ नहीं समझ में आता, नहीं तो पहले पढ़ने का भी अधिकार नहीं था। कैन नेवर बी काउंटेड, हम गिन नहीं सकते हैं, और रिपेड, और ना ही उसको चुका सकते हैं उनकी आज़ादी को। जैसे हम लोग वीर भगत सिंह के बलिदान को नहीं चुका सकते हैं, उसी तरह से कह रहा है कि वहाँ उन लोगों के जो महान लोग थे उनको हम रिपेड नहीं कर सकते हैं, उनको गिना नहीं जा सकता है, उनके योगदानों को अन्ना हम उनको ये काउंट नहीं कर सकते हैं। नेवर बी काउंटेड और रिपेड, और ना उसको दे सकते हैं। आई फेल्ट दैट डे एज आई हैव ऑन सो मैनी अदर डेज, मैं ऐसा महसूस करता हूँ, आई फेल्ट दैट डेज एज आई हैव सो मैनी अदर डेज, मेरे जो दिन थे दूसरे अन्य दिनों के साथ। दैट आई वॉज सिंपली द सम ऑफ ऑल दोज अफ्रीकन पेट्रॉइट्स, ये सब जो है कह रहा, दैट वॉज सिंपली, ये बिल्कुल साधारण, द सम ऑफ ऑल अफ्रीकन पेट्रॉइट्स, सभी अफ्रीकन पेट्रॉइट्स का मतलब सभी अफ्रीका के देशभक्त की देन थी, उन्हीं की कुर्बानी थी कि इतनी हमें आज़ादी ऐसी मिली। हु हैड गॉन बिफोर मी, जो मेरे सामने ही चले गए, ये देशभक्त मेरे सामने ही चले गए, लेकिन उन्होंने मुझे क्या दे दिया? आज़ाद करा दिया। दैट लॉन्ग हैड नोबल लाइन इंडेड, एक लंबी सी सभ्य लाइन उन्होंने खींच दी। एंड नाउ बिगेन, और उसकी शुरुआत मुझसे हुई। जो लाइन उन्होंने खींची आज़ादी की कि कैसे हमको आज़ादी मिली है, जो उन्होंने एक लाइन बनाई, यानी एक जो आदर्श बनाया कि देखो भाई हम लोग इतना संघर्ष किए हैं, इसके बाद ये संघर्ष रुकने न पाए। दैट लॉन्ग नोबल लाइन इंडेड, कह रहा लॉन्ग मतलब लंबी, नोबल मतलब सभ्य, लाइन मतलब लाइन जानते ही रेखा, इंडेड
वो लंबी लाइन जो इंडेड नहीं हुई थी, वहीं से जहां से एंड किए थे वहीं से हमने शुरुआत कर दी। एंड नाउ बिगेन अगेन विद बी, अगेन विद बी, अगेन विद बी, मेरे से शुरुआत हो गई। वो लाइन मेरे से शुरुआत हुई, जहां से उन्होंने शुरू बंद किया था वहां से हम लोगों ने शुरू कर दिया। ये अपने बारे में कह रहे हैं नेल्सन मंडेला साहब। आई वॉज पेन्ड, मुझे कष्ट है, दैट आई वॉज नॉट एबल टू थैंक देम, मुझे इतना कष्ट है कि मैं उनको धन्यवाद भी नहीं दे सका। देम एंड दे वर नॉट एबल टू सी, और वो एबल भी नहीं है कि देख सकें, व्हाट दियर सेक्रीफाइस हैड रॉट, कि उनके सेक्रीफाइस का, उनके बलिदान का कितना प्रभाव है वो तो देख भी नहीं सकते। भाई जो चला गया वो कैसे देख सकता है? गांधी जी आज देख सकते हैं कि आज कितना बढ़िया से ये देश चल रहा है। सुभाष चंद्र बोस देख सकते हैं कि ये देश कितना बढ़िया चल रहा है। रानी लक्ष्मीबाई ये देख सकते हैं कि कैसे ये देश चल रहा है। वो लोग तो चले गए। उसी तरह से दक्षिण अफ्रीका के जितने भी पेट्रियट्स थे वो तो चले गए, वो तो देख नहीं सकते हैं। ये कह रहे हैं वो देख नहीं सकते हैं कि उनके बलिदान का कितना प्रभाव पड़ा। WROUGST प्रभाव होता है। उनके बलिदान का कितना प्रभाव पड़ा, ये वो WROUGST, सेक्रीफाइस मतलब बलिदान। देखिए सारे शब्द की वर्ड मीनिंग तो हम बता ही दे रहे हैं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो भी बढ़िया रहेगा माय डियर। अब एक और इसमें पैराग्राफ है, इसको भी मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूं। द पॉलिसी ऑफ एपर्थेड, एपर्थेड में शुरू में ही बताया था, रंग भेद होता है, पृथकीकरण होता है, जातीय भेद होता है, नस्लीय भेद होता है। एपर्थेड का मतलब APARTHEID। द पॉलिसी, ये जो पॉलिसी बनी थी, नियम बना था, क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री, और द पॉलिसी एप्रिथिएटेड क्रिएट अ डीप, ये जो पॉलिसी बनी थी एप्रिथिएटेड वाली, पृथक्करण वाली, भेदभाव वाली, नस्ली रंग भेद वाली, जाति भेद वाली, ये हमारे बहुत ही गहरा घाव दी थी। उंड मतलब घाव होता है, WOUND, इन माई कंट्री, हमारे देशवासियों को, एंड माई पीपुल, हमारे देश और देशवासियों को ये बहुत गहरा घाव दी थी। कौन सी? यही भेदभाव वाली, कि तुम गोरे हो हम काले हैं, हमारी बात तुम्हें माननी पड़ेगी। All of us will spend many years if not generation, कर all of us will spend, हम सभी लोग बहुत सालों तक स्पेंड इन नॉट जनरेशन, इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड हार्ट। कह रहा है कि कई सालों तक, कई वर्षों तक, कई जनरेशन बीत जाती है इस चीज को, मतलब इतना घाव दे दिया कि कई जनरेशन उसके से ग्रसित रह गई। जैसे हम हैं, हमारा बच्चा भी उससे ग्रसित हुआ, फिर बच्चे का बच्चा। तो कह रहा है ये जो पॉलिसी थी, द पॉलिसी क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपुल, ऑल ऑफ अस विल स्पेंड मेनी ईयर्स, हम सभी लोग कई वर्षों से ग्रसित थे इस पॉलिसी से, इस नियम से कि तुम गोरे हो हम काले हैं, और भेदभाव से, जाति भेदभाव से, रंग वाले भेदभाव से। इफ नॉट जनरेशन रिकवरिंग फ्रॉम दैट प्रोफाउंड, बहुत आसान से जनरेशन निकल नहीं पा रही थी। प्रोफाउंड मतलब डीप और स्ट्रांग होता है। हर्ट, बहुत ही गहरा चोट लगी थी। बट द डिकेड्स ऑफ द ऑपरेशन, लेकिन दशकों के उत्पीड़न के बाद, ऑपरेशन OPPRESSION, डिकेड मतलब तो बता ही दिए थे, डिकेड मतलब दशक होता है, और ऑपरेशन इसका मतलब समझ लीजिए। ऑपरेशन OPRESSION, ऑपरेशन इसका मतलब होता है उत्पीड़न। ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशन, दशकों उत्पीड़न के बाद, एंड ब्रूटिलिटी, ब्रूटिलिटी का मतलब भी होता है बिल्कुल, कह सकते हैं ब्रूटिलिटी बिल्कुल निर्दयी, ब्रूटिलिटी, सॉरी, ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड एनदर ऑपरेशन एंड ब्रूटिलिटी हैड एनदर, बिल्कुल ब्रूटिलिटी का मतलब होता है निर्दयी, दया ही ना हो, निर्दयता हो। हैड एनदर अनइंटेंडेड इफेक्ट, अनइंटेंडेड इफेक्ट, अनइंटेंडेड मतलब अनिश्चित प्रभाव, इसका प्रभाव पड़ा, बहुत अनिश्चित प्रभाव पड़ा इस क्रूरलिटी का, इस उत्पीड़न का, जो उत्पीड़न अंग्रेजों ने किया हमारे साथ, इसका हमारे देशवासियों पर अनिश्चित प्रभाव पड़ा।
अनइंटेंडेड मतलब अनिश्चित लिख लीजिएगा, अनइंटेंडेड मतलब अनिश्चित, इफेक्ट मतलब प्रभाव, अनइंटेंडेड मतलब अनिश्चित प्रभाव पड़ा, कोई निश्चित नहीं था। एंड दैट वाज दैट इट प्रोड्यूस, लेकिन इसका फायदा क्या हुआ, इससे एक चीज उत्पन्न हो गई, क्या हुई, अब नाम बता रहा है कैसे कैसे लोग उत्पन्न हुए। भाई हमारे देश में अगर उस तरह की परिस्थितियां नहीं होती, अगर स्वतंत्रता नहीं होती तो गांधी जी का महत्व समझ में आता। हम परतंत्र थे, हम गुलाम थे, हम परेशान थे, तभी हम गांधी जी का महत्व समझ पा रहे हैं। नहीं तो अगर हमको आज़ादी होती तो गांधी जी का कोई महत्व नहीं समझ में आता। तो वही कह रहा है कि इस परिस्थिति ने, इस उत्पीड़न वाली परिस्थिति ने, ऑपरेशन ने वुड प्रोड्यूस, ये उत्पन्न कर दिया, किसको किसको उत्पन्न किया, द ओलिवर, नाम बता रहा है, ओलिवर थैम्बोस पहला नाम, दूसरा नाम द वाल्टर सिसुलस दूसरा नाम, ये देशभक्त मान के चलिए वहां के पैट्रियट्स, द चीफ लुथुलिस, ये नाम बता रहा है, या दूसरा मत सोचिएगा क्योंकि भाई उन दोनों का नाम अलग अलग है, हम लोग का नाम था द यूसुफ डैडूज, द ब्रेन परसिस फिशर्स, रॉबर्ट सोबकोएस ऑफ अवर टाइम, उस समय के इतने लोग बता रहा है पेट्रियट्स के नाम, देशभक्तों के नाम, मैन ऑफ सच एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी थे, विलक्षण प्रतिभा वाले थे, इनका साहस, करेज मतलब साहस, विजडम मतलब ज्ञान, नॉलेज, और जेनरसिटी मतलब उदारता, उनके अंदर उदारता थी, ज्ञान था, साहस था, एंड दैट डियर लाइक में नेवर बी नोन अगेन, ये दोबारा नहीं हो सकते हैं इस तरह के लोग। भाई दोबारा लाल बहादुर शास्त्री, दोबारा गांधी जी, और दोबारा आप सुभाष चंद्र बोस, दोबारा वीर भगत सिंह को देख सकते हैं, दोबारा ऐसा नहीं व्यक्तित्व पैदा हो सकता है जो व्यक्तित्व पैदा हो गया। उसी तरह से नाम बता रहा है, साउथ अफ्रीका के लोगों का बता रहा है, ये तो मैं अपने देश से तुलना कर दे रहा हूं ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। परहैप्स इट रिक्वायर्ड सच अ डेप्थ ऑफ ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स, शायद इट रिक्वायर्ड सच अ डेप्थ, डेप्थ मतलब गहरा, ऑपरेशन मतलब उत्पीड़न कह सकते हैं, ऑपरेशन टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, ये उच्च चरित्र वाले लोग थे, जो इस तरह के लोग थे जो बहुत ही उच्च चरित्र वाले थे, और इनके ये उच्च चरित्र का कारण क्या था कि ये इतना उत्पीड़न हुआ था कि इन लोगों का चरित्र बहुत ही उच्च हो गया था। मतलब इस तरह की परिस्थिति आ गई थी कि इन लोगों को देश के लिए लड़ना पड़ा, जैसे हमारे देश में इस तरह की परिस्थिति आ गई। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, हमारा देश जो है कह रहा दक्षिण अफ्रीका में आप देखेंगे, जीके में खोजेंगे तो दक्षिण अफ्रीका जो है मिनरल्स में, खनिज पदार्थों में बहुत ही धनी देश है, उसके पास बहुत सारे, आज भी गोल्ड सब वहीं से मिल रहा है आपको, बहुत सारी गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है मिनरल्स चीज़ें वहाँ से मिल जाती हैं। माई कंट्री इज रिच इन मिनरल्स, हमारा देश जो है बहुत ही मिनरल्स में धनी है। एंड जेम्स, हीरे जवाहरात, जेम्स मतलब जवाहरात, GEMS, जेम्स, हीरे और जवाहरात कर सकते हैं। जेम्स दैट लाई बेनीथ इट्स सॉइल, धरती के अंदर ये सारी चीजें हैं, बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ, लेकिन मैं जानता हूं कि इन मिनरल्स के अलावा, इन खनिज पदार्थों के अलावा, इन खनिज पदार्थों और हीरे जवाहरात और सोने चांदी के अलावा, बट आई हैव ऑलवेज नोन, लेकिन मैं हमेशा से ये चीज जाना हूं, दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल, सबसे वेल्थ का मतलब संपदा होती है माय डियर, वेल्थ मतलब संपदा, धन संपदा, सबसे बड़ी जो संपदा है वो है वहां के लोग। और सही बात है, ये किसी भी देश पर लागू हो सकता है, हमारे देश में भी, हमारे देश में जो लोग हैं वो कैसे हैं, वो कितना टैलेंटेड है, वो कितना नॉलेज है इनके पास, वो कितना किसी काम को करने के लिए डेडिकेट हैं, वही लोग जो है संपत्ति होते हैं किसी देश के। हमारे देश के लोग देखिए, यहाँ के लोग अच्छे अच्छे टैलेंट दिमाग वाले अमेरिका में जा रहे हैं और वहाँ सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम कर रहे हैं, लोग यहीं के हैं, लेकिन वो जो है ले रहा है। कह रहा है हैव ऑलवेज नोन दैट इज ग्रेटेस्ट वेल्थ, कह रहा है कि आई हैव ऑलवेज, मैं हमेशा, आई किसके लिए कह रहे हैं, मंडेला साहब अपने लिए कह रहे हैं कि मैं हमेशा शुरू से ही जानता हूं दैट ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपुल, किसी भी देश के लिए, हमारे भी देश के लिए सबसे बड़ी जो संपत्ति है वहां के लोग हैं। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्यूरेस्ट डायमंड्स, फाइनर बिल्कुल फाइन, ट्रूअर सच्चे, देन द प्यूरेस्ट डायमंड्स, प्यूरेस्ट मतलब सबसे शुद्ध सोने से भी अगर कोई अच्छा है तो वहां के लोग हैं, वहां के इंसान हैं, तो इंसानों से बढ़ के कोई नहीं है माय डियर। तो आप समझ लीजिए, ये पैराग्राफ मैंने समाप्त कर दिया। और ये जो है ऑटोबायोग्राफी है, कभी पूछा जाएगा कि ये जो
आप लेसन पढ़े हैं, नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, आज़ादी के लिए इतना बड़ा संघर्ष। तो ये क्या है, ये क्या कह सकते हैं, एक ऑटोबायोग्राफी है। और अगले दिन हम अगले पैराग्राफ को पढ़ाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट डे आई विल टीच यू नेक्स्ट पैराग्राफ। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।